नमस्कार। संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए कमीशन में बार बार पूछे जाने वाले ऐतिहासिक महाकाव्यों से संबंधित प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऐतिहासिक महाकाव्यों है और उससे संबंधित जो इनके काव्यकार है, परीक्षा में बार बार जो है इसमें से 3-4 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ऐतिहासिक महाकाव्यों का भाग 1 और मैं इसके साथ ही भाग 2 ये 2 वीडियो इसके ऊपर लेकर आऊंगा। तो आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक महाकाव्यों के भाग 1 में जो प्रारंभिक ऐतिहासिक महाकाव्यकार हुए हैं। विषय प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक जो भी कमीशन और टेट की स्टडी कर रहे हैं उनको इसका घर बैठे लाभ मिल सके। इस कड़ी में सबसे पहले ऐतिहासिक महाकाव्यों की अगर बात की जाए तो महाकवि जो अश्वघोष हुए हैं, नोट कीजिएगा इस बात को कि महाकवि अश्वघोष द्वारा विरचित जो बुद्धचरित नामक महाकाव्य लिखा गया है वह संस्कृत साहित्य जगत का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य माना जाता है। इस बात को नोट कीजिएगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ऐतिहासिक महाकाव्यों में अश्वघोष की। तो अश्वघोष के अगर जन्म की बात की जाए तो अश्वघोष का जन्म ईसा की प्रथम शताब्दी में माना जाता है। इनकी जो माता थी उनका नाम स्वर्णाक्षी था। कहा जाता है कि अश्वघोष अयोध्या के रहने वाले थे या साकेत नगरी भी यहाँ पर हम अयोध्या को बोल सकते हैं। और कहा जाता है कि जो अश्वघोष जी थे उन्होंने वैसे तो अनेक रचनाएं लिखी है लेकिन प्रमुख जो उनकी रचनाएं है वह 3 ही है, जिसमें से उन्होंने बुद्धचरित लिखा है, आपके सौंदरानंद महाकाव्य लिखा है और एक उनका जो है नाटक है जिसका नाम है शारी पुत्र प्रकरण। नोट कीजिएगा कि अश्वघोष ने 2 महाकाव्यों जिसमें से पहला है जिसे प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य भी कहा जाता है वो है आपके बुद्धचरित महाकाव्य और दूसरा महाकाव्य लिखा है इन्होंने सौंदरानंद महाकाव्य। फिर इसके साथ इनका है आपके शारी पुत्र प्रकरण, एक ये इनका नाटक भी है। इसके साथ 2 इनकी रचनाएं है जिसके बारे में बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो उसका नाम है, एक है इनका सूत्रालंकार और एक है इनका राष्ट्रपाल जो कि गेय नाटक है। नोट कीजिएगा कि राष्ट्रपाल जो है अश्वघोष द्वारा लिखा गया एक गेय नाटक है। बात करें बुद्धचरित की जो कि प्रथम संस्कृत साहित्य जगत का ऐतिहासिक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कहा जाता है कि मूलतः 28 सर्ग थे। नोट कीजिएगा कि बुद्धचरित में 28 सर्ग थे मूलतः जो कि चिन्नी और तिब्बत भाषा में लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा में वर्णित इसमें 14 सर्ग उपलब्ध होते हैं। नोट कीजिएगा कि बुद्धचरित में संस्कृत भाषा में जो निबंध है उसमें 14 सर्ग उपलब्ध है और इस ग्रंथ में नेपाली पंडित अमृतानंद ने कहा जाता है कि 14 से लेकर 17 सर्गों तक का अनुवाद किया है। तो वर्तमान में इसके 17 सर्ग जो है संस्कृत भाषा में लिखे हुए उपलब्ध होते हैं। मूल सर्ग है 28, वर्तमान में है उपलब्ध 17। तो ये अश्वघोष का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य था। तो अन्य कृति सौंदरानंद है जिसमें इन्होंने अपने सौतेले भाई नंद और उनकी प्रियतमा जो सुंदरी है उसकी प्रेम कथा का वर्णन किया है। उन्होंने इसमें 18 सर्गों में उस कथा को वर्णित किया है और नाटक शारीपुत्र प्रकरण है। तो उन सब के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा अलग से नई वीडियो में करेंगे। आज हमारा प्रमुख जो विषय है वह ऐतिहासिक महाकाव्य है। तो ऐतिहासिक महाकाव्यों में केवल इनका बुद्धचरित आता है। फिर बात करते हैं दूसरे ऐतिहासिक महाकाव्यों का कलहण की। आपको पता होगा कि कलहण ना केवल भारतीय ऐतिहासिक महाकाव्यों में ही
प्रमुख माने जाते हैं, अपितु इनकी जो ख्याति है वह विदेशों में भी बहुत अधिक है, क्योंकि इन्होंने इतिहास के आधार पर, इतिहास के प्रमाणों को बिल्कुल सटीक रूप से अपने ग्रंथों में वर्णित करके राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा है। नोट कीजिएगा कि कलहण ने राजतरंगिणी नामक महाकाव्य लिखा है। इस महाकाव्यों में इन्होंने क्या किया है, प्रारंभ से लेकर जो गोनंद नाम के राजा है वहां से लेकर 1151 ईस्वी तक के जितने भी राजा हुए हैं उन सब का वर्णन किया। इस राजतरंगिणी में 8 तरंगे हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में कितनी तरंगे हैं। राजतरंगिणी में 8 तरंगे मानी जाती है। इसमें बात करें श्लोकों की तो इसमें 7826 श्लोक है और कलहण का जो मूल नाम था, जो इनका वास्तविक नाम था, वह कल्याण था। नोट कीजिए, कलहण का मूल नाम क्या था, कल्याण था। इनका समय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 12वीं का पूर्वार्ध लगभग इसके बीच में माना जाता है। इनके पिता का नाम चणपक था। नोट कीजिएगा, इनके पिता का नाम चणपक था। तो जैसे मैंने बात की कथा वस्तु में कि जो कलहण है, कलहण ने अपनी राजतरंगिणी में गोनंद नाम के राजा से उसका प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से ये कलहण का ऐतिहासिक महाकाव्यों के ऊपर एक संक्षिप्त परिचय था। आगे चलते हैं अन्य ऐतिहासिक महाकाव्यकार बिलहन। तो बिलहन भी ऐतिहासिक महाकाव्यकारों में गिने जाते हैं। इनके द्वारा लिखा हुआ जो विक्रमांक देवचरित है, नोट कीजिएगा कि बिलहन ने विक्रमांक देवचरित जो ग्रंथ लिखा है वह ऐतिहासिक महाकाव्यों की श्रेणी में गिना जाता है। इसमें 18 सर्ग वर्णित किए गए। नोट कीजिएगा कि बिलहन द्वारा विरचित विक्रमांक देवचरित में कितने सर्ग है, 18 सर्ग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऐतिहासिक काव्यकार ये आपके कलहण हुए हैं, बिलहन हुए हैं, ये सभी ऐतिहासिक महाकाव्यकार कश्मीर से संबंध रखते थे। कई बार परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कश्मीरी कवि कौन से हैं। तो आप नोट कीजिएगा, बिलहन, कलहण ये कश्मीर के प्रमुख महाकाव्यकार माने जाते हैं। और जो अश्वघोष है, अश्वघोष ने अपनी जो रचनाएं लिखी है, महाकाव्य लिखे हैं, उसमें उनके वैदर्भी रीति का उन्होंने प्रयोग किया है। और सुंदरानंद महाकाव्यों में श्रृंगार की अत्यधिकता देखने को मिलती है, उसमें श्रृंगार रस वर्णित किया है। इसके साथ हम बात करें अश्वघोष के बुद्धचरित की, तो बुद्धचरित में शांत रस को प्रमुखता दी गई है। शांत रस उसमें प्रमुख है और बहुत ही प्रमुख सूक्ति है कि सर्वस्य लोके नियतः विनाशः। तो इस प्रकार से वो तो एक सामान्य सा कश्मीरी कवि कलहण और बिलहन और अश्वघोष के ऊपर हमने चर्चा की। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं, बात करते हैं पद्मगुप्त परिमल की। पद्मगुप्त परिमल की अगर बात करें तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्यकार हुए हैं। इनका समय 1005 ईस्वी में माना जाता है। अगर बात करें पद्मगुप्त के रचना की तो इनका ऐतिहासिक महाकाव्य है जिसका नाम नव सहसांक चरित काव्य है। नोट कीजिएगा कि पद्मगुप्त ने नव सहसांक चरित ऐतिहासिक काव्य लिखा है। इस ऐतिहासिक काव्य में इन्होंने 18 सर्गों का वर्णन किया है। और एक बात नोट कीजिएगा कि नव सहसांक जो चरित है ये राजा के नाम के ऊपर लिखी गई रचना है। नव सहसांक सिंधुराज जो थे उनको नव सहसांक कहा जाता था, इसलिए पद्मगुप्त ने नव सहसांक चरित जो काव्य लिखा है वह सिंधुराज के नव सहसांक नाम के ऊपर वर्णित किया है।
पद्मगुप्त की अगर उपाधि की बात की जाए तो इनको परिमल और परिमल कालिदास भी कहा जाता है। बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि परिमल कालिदास किसे कहा जाता है। तो परिमल कालिदास जो है पद्मगुप्त की उपाधि है, या यूं कह लीजिए कि पद्मगुप्त परिमल को ही परिमल कालिदास कहा जाता है। फिर अगर बात करें आश्रित कवि की, तो पद्मगुप्त जी मुंज और उनके पुत्र सिंधुराज जो कि नवसहसांक भी कहे जाते हैं, इनके ही ये आश्रित कवि थे। तो इस प्रकार का एक बिल्कुल संक्षिप्त परिचय पद्मगुप्त जी का हुआ। अब आगे चलते हैं कि ऐतिहासिक महाकाव्यकारों में जो अन्य प्रमुख हैं उनमें से हेमचंद्राचार्य जी भी बहुत ही प्रमुख है। इनके द्वारा लिखा गया कुमारपाल चरित जो महाकाव्य है वह ऐतिहासिक महाकाव्यों की श्रेणी में गिना जाता है। हेमचंद्राचार्य जैन कवि कहे जाते हैं। नोट कीजिएगा, बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है कि जैन कवि कौन है, तो हेमचंद्राचार्य जी जैन कवि। बात करते हैं जलहन की, तो जलहन कश्मीर के रहने वाले हैं, कश्मीरी कवि है। इन्होंने सोमपाल विजय, जलहन ने सोमपाल विजय नामक ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा है। इनका समय 12वीं शताब्दी का माना जाता है। बात करते हैं जयानक की, तो जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक ऐतिहासिक काव्य लिखा है। इनका समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहा जाता है। फिर बात करते हैं प्रबंध कोश, बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रबंध कोश नामक जो ऐतिहासिक महाकाव्य है यह राजशेखर के द्वारा वर्णित है, राजशेखर के द्वारा लिखा गया काव्य है। फिर बात करते हैं प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ की, तो प्रबंध चिंतामणि नामक जो ग्रंथ है ये भी ऐतिहासिक काव्य है और मेरु तुंग नामक कवि के द्वारा लिखा गया है। ये मूलतः कश्मीरी कवि है। तो नोट कीजिएगा, मैंने आपको आज कश्मीरी कवियों का भी परिचय करवाया कि कौन से कवि कश्मीरी हैं और जैनिज्म भी बताए। तो अलग से मैं जैनिज्म, कश्मीरी और जो भी बौद्धिज्म कवि हुए उनके बारे में भी आपके समक्ष चर्चा करूंगा। आज के लिए विषय में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।